कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नॉर्थ कोरिया दौरा होने वाला है। यह दौरा उस दौर में हो रहा है जब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु ड्रोन तैयार कर लिया है जो पानी में चलता है, जिससे अमेरिका को जंग का खतरा सता रहा है। इसी से सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर पुतिन क्या नॉर्थ कोरिया को शाबाशी देने जा रहे हैं या कोई नई कूटनीति रणनीति तैयार करने के लिए जा रहे हैं। ब्रसल्स में जो मीटिंग होने जा रही है यूरोपीय यूनियन की, उसमें क्यों कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिलवाने या टू नेशन सॉल्यूशन को लेकर प्रमुखता से बात की जाएगी। हंगरी को लेकर ये इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? यूरोपीय यूनियन इतना ही बढ़िया है, फिलिस्तीन की चिंता कर रहा है, तो हंगरी को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा रहा है? इटली क्यों सफाई दे रहा है कि मैं 7 अक्टूबर के बाद इजराइल को कोई हथियार नहीं दे रहा हूं? नॉर्वे को गाजा यानी फिलिस्तीन के हिस्से का टैक्स बजट रखने की जिम्मेदारी दी गई है। क्या दूध की रखवाल बिल्ली को बैठा दिया गया है? गाजा को लेकर तुर्की ने हमास लीडर इस्माइल हानिया से बात की है और यह मुलाकात तब हुई है जब इटली की प्रधानमंत्री वापस लौट गए वहां से। गाजा के अंदर जो जनसंहार किया गया है, जो जेनोसाइड किया गया है, वो होलोकॉस्ट से भी बड़ा हुआ है। पुतिन का यह बयान देना जो है उनके लिए ऐसे कह सकते हैं कि एक मुसीबत बन गया है, क्योंकि पूरा इजराइल और अमेरिका जो है मीडिया उन पर टूट पड़ा है। धाकड़ खबर, बेखौफसमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस बुलेटिन में हम आपके सामने दुनिया भर की कई सारी खबरें रखते हैं और साथ ही उन खबरों पर तबसरा करते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियोपॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। आज जो खास मुद्दा रहने वाला वो ये कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नॉर्थ कोरिया दौरा होने वाला है। यह दौरा उस दौर में हो रहा है जब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु ड्रोन तैयार कर लिया है जो पानी में चलता है, जिससे अमेरिका को जंग का खतरा सता रहा है। इसी से सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर पुतिन क्या नॉर्थ कोरिया को शाबाशी देने जा रहे हैं या कोई नई कूटनीति रणनीति तैयार करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और खास खबरें हैं, उनके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू फिर से मिस्टर अकरम। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि ब्रसल्स में जो मीटिंग होने जा रही है यूरोपीय यूनियन की, उसमें क्यों कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिलवाने या टू नेशन सॉल्यूशन को लेकर प्रमुखता से बात की जाएगी? यह तो साफ है कि पिछले 5 या 6 दशक से जो मामला ठंडे बस्ता में चला गया था उसको फिर से उखाड़ दिया गया है। और कितनी भी इजराइल अमेरिका यह दिखलाने की कोशिश करे कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको खत्म करना जरूरी है, लेकिन मुख्य मुद्दा बार बार घूम के आता है, यहां तक कि हुती लड़ रहे हो या ईरान समर्थित बाकी रेसिस्टेंस फोर्सेस लड़ रहे हो, कि मुख्य मुद्दा वही है कि फिलिस्तीन को स्टेट का दर्जा दो, उनको राष्ट्र का दर्जा दो। और वह जब तक उसका समाधान नहीं होता है, यह पूरा मिडिल ईस्ट हमेशा लड़ाई में रहेगा। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को ही मानने को मजबूर होना पड़ा। यूरोपियन यूनियन के भी जितने देश वो मान रहे हैं और पूरे विश्व की जनता, अब अमेरिका, यूरोप और बाकी देशों में पूरी की पूरी जनता लाखों लाख संख्या में आ रही है। भले ही वो उसका लंगड़ा स्टेटहुड दे, पूरा नहीं दे, बिना फौज के दे, बिना उसके अधिकार के दे, उसको इजराइल के अंदर में रखें या जिस तरह से रखें, लेकिन यह मसला आ रहा है और इसलिए सारे के सारे सियार की तरह एक ने बोला सब उसके साथ हुआ हुआ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने जो आखिरी वाली लाइन बोली है कि अमेरिका जो करता है ये तमाम लोग उसके पिछलग्गू बनते हैं। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था तो ये गाजा को बर्बाद करा रहे थे। अब अमेरिका ने कहा कि भाई साहब टू नेशन सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, तो ये सब उसी भाषा में बोल रहे हैं। ये अपनी सोच क्यों नहीं रखते हैं ये लोग? ये अपनी सोच पहले यूरोपियन यूनियन का जो निर्माण हुआ था, जिसका इंग्लैंड भी हिस्सा था, बाद में निकल गया। इनकी यही इच्छा थी कि वह भी एक रीजनल पावर की तरह काम करें, अमेरिकी गठबंधन से या अमेरिकी के प्रभुत्व से बाहर हो। वह कुछ हद तक सफल भी हो रहे थे, खासकर जर्मनी और फ्रांस उस दिशा में जा रहे थे। लेकिन इस युद्ध के बाद जर्मनी, फ्रांस और बाकी नेटो के देश पूरी की पूरी तरह से अमेरिका के सामने घुटनों पर गिर पड़े हैं। जी यही मैं शब्द कहना चाहूंगा। और इनकी ताकत नहीं बचती है। मजबूरी में यह तेल जो रूस से लेते थे उसका दुगुना दाम पर अमेरिका और दूसरे देशों से, भारत से भी खरीद रहे हैं, जो ये लोग रूस से ही खरीद रहे हैं।
और हर तरह से इनकी जनता एक भारी कठिनाइयों से गुजर रही है, खासकर वहां के किसान जो वहां के एक अच्छे खासे प्रतिष्ठित लोग थे, जिनके अनाज उनकी बाजार में बिकता था, विदेशों में बेचते थे। अब वह यूक्रेन से अनाज आ रहा है काफी सस्ते दरों पर और मार्केट में इनका नहीं बिक रहा है, और यह कानून बन रहा है इसी यूरोपियन यूनियन के नेताओं के द्वारा। पोलैंड के किसानों ने विद्रोह कर दिया, इसी कारण पोलैंड की सरकार को भी ना करना पड़ा, जिससे जेलेंस्की से उनकी खटपट हो रही है। पूरे जर्मनी और फ्रांस के किसान पूरे खड़े हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो उभार खड़ा हो रहा है, ये उनको मजबूर कर रहा है कि अमेरिका को कि उस बात को माने कि भाई ठीक है, फलस्तीन को स्वतंत्रता दे दो, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दो, टू नेशन स्टेट मान दो। लेकिन अंदर ही अंदर वो खड़े होने में असमर्थ हो चुके हैं, वह अपना सब धार खो चुके हैं, उनका कोई भी चेहरा नहीं बचा है, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं बची है कि अमेरिका के सामने वो खड़े हो सके। नया शासन आए तो कुछ और बात बनेगी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सिर्फ पिछलग्गू से बने हुए हैं, क्योंकि अगर एक सवाल इसी के साथ में जोड़ूं तो ये बात और भी साबित हो जाती है। हंगरी को लेकर ये इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? यूरोपीय यूनियन इतना ही बढ़िया है, फिलिस्तीन की चिंता कर रहा है, तो हंगरी को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा रहा है? अच्छा, तो हंगरी की जनता काफी प्रोग्रेसिव है, वहां का शासक वर्ग भी इसको समझता है। वह चाह कर भी पूरी तरह से प्रो अमेरिकन नहीं हो सकता है, और कुछ हद तक एक न्यूट्रल पोजीशन लिए हुए, जैसे स्लोवाकिया में अभी हो चुका है, सर्बिया में है। ये कुछ देश अपने रूप में अपने आप में स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहते हैं, और रशिया के साथ संबंध बनाते हैं। उनके तेल तो कारण है ही है, और दूसरे वो ही कारण को उन्हें नजर आ रहा है कि पूरी तरह से प्रो अमेरिकन हो जाएंगे। रशिया आक्रमण करे ना करे, उसके पहले अमेरिकी इंपेरियलिज्म के पूरे अंदर आ जाएंगे और उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सिर्फ रूस का डर नहीं है, वो अपनी स्वायत्तता, अपने सम्मान के लिए भी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे यूरोपीय यूनियन की तरह पिछलग्गू नहीं बने हुए हैं। इटली क्यों सफाई दे रहा है कि मैं 7 अक्टूबर के बाद इजराइल को कोई हथियार नहीं दे रहा हूं? इटली भी कुछ अपना वो खड़ा करना चाहता है कि भैया मैं भी स्वतंत्र हूं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल बुरी तरह से प्रो अमेरिकन और प्रो इजरायली फोर्सेस हो गया हूं, मैं उस तरह का नहीं हूं। उन्होंने कहा कि लड़ाई शुरू होते ही जब गजा पट्टी में हुआ तो उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र भेजना बंद कर दिया। हालांकि पहले पूरी तरह भेज रहे थे, यूक्रेन में भी भेज ही रहे हैं। इटली के जो आर्म्स अम्यूनिशन प्रोड्यूसर्स हैं, वो उनको मुनाफा से क्यों दूर रखा जाए? यहां नहीं दे रहे हैं, वहां तो दे ही रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से यह बगावत की बू है अमेरिका के खिलाफ कि दोस्तों देखो, हम भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। नॉर्वे को गाजा यानी फिलिस्तीन के हिस्से का टैक्स बजट रखने की जिम्मेदारी दी गई है। क्या दूध की रखवाल बिल्ली को बैठा दिया गया है? बिल्कुल, यह बिरबल की खिचड़ी बन चुकी है। 1990 से ही, जहां तक मुझे हल्का सा याद है, यह व्यवस्था है कि इजराइल टैक्स कलेक्शन करेगा, और वह जो है गाजा अथॉरिटीज को या पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज, माफ कीजिएगा, पीए को पैसे देंगे और वहां से अपनी सत्ता चलाते हैं जो उनके अधीन कार्यरत है। वैसे पीए बाय एंड लार्ज प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली इस्टेब्लिशमेंट ही है। और अब जो यह नई व्यवस्था बनी है कि वह हर महीने नहीं दे रहे थे लड़ाई शुरू होने के बाद से, और जिसके कारण उसके सारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, और यह भी एक हंगामा चल रहा था। अमेरिका में भी यह सवाल बार बार उठ रहा था। तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर नॉर्वे को लाया कि भैया तुम इसके देखभाल करो, लेकिन शर्त यह है कि नॉर्वे हर महीने तो पैसे रिलीज करेगा, लेकिन तभी रिलीज करेगा, तभी वह फिलिस्तीन अथॉरिटी को देगा जब इजराइल के फिनांस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर हाँ करेंगे। यानी इनका अभी भी कंट्रोल डायरेक्ट दे या इनडायरेक्ट दे, वही का वही है। यानी मसला बिरबल की खिचड़ी है, या आपने कहा कि बिल्ली मालकिन बन बैठी है उस दूध के पतीले की, आगे कुछ नहीं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब लगातार अपनी शर्त बोलता जा रहा है। कल फिर उनके विदेश मंत्री ने कहा कि साथ फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर लेंगे। बार बार शर्त दोहराने की जरूरत क्या है? उसे दिखाने की एक तो मजबूरी है। सऊदी अरबिया का यह भी तो भंडा फूट ही गया कि जैसे ही अमेरिका और इंग्लैंड ने बमबारी शुरू की हुतीज के खिलाफ, तो सऊदी अरेबिया ने उनके फाइटर को, उनके जो अवाक्स थे उनको, कंट्रोलर हवाई जहाज थे, उनको अपनी एयर स्पेस में घुसने की इजाजत दी और वहां अटैक करने की इजाजत दी। सऊदी अरबिया का दोहरा क्षेत्र क्लियर हो चुका है। और जब सारे के सारे हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, इजराइल
से हालांकि कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, वह भी कह रहे हैं कि भाई केवल युद्ध ही नहीं रोकना है, 2 स्टेट नेशन मानना है। यह अमेरिका का शगुफा है, उसका एक जुमला है और कुछ नहीं, जिसमें सारे के सारे लग रहे हैं। और इजराइल भी अंदर से अंदर तैयार हो गया कि ठीक है 2 नेशन स्टेट मान लेते हैं, लेकिन जो दूसरा स्टेट होगा फिलिस्तीन का नेशन जो होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो हमारे अंदर होगा। ना उसकी फौज होगी, ना फॉरेन पॉलिसी होगी, वो हमारा एक प्रोटेक्टरेट होगा, हमारे संरक्षण रहेगा। यानी मसला वहीं का वहीं रह गया। जी सही आप कह रहे हैं, जैसे ताइवान को चीन कहता है कि ये तो मेरी टेरिटरी का मामला है। खैर, अब आगे चलते हैं। गाजा को लेकर तुर्की ने हमास लीडर इस्माइल हानिया से बात की है, और ये मुलाकात तब हुई है जब इटली की प्रधानमंत्री वापस लौट गए वहां से। जी हाँ, हमास के नेता भी बाहर जहां उनको मौका मिल रहा है, चाहे वो ईरान से हो, तुर्की से हो या रशिया से हो, वो मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं। मुख्य मुद्दा है कि अभी स्थिति क्या है, जियोपॉलिटिक्स क्या कह रहा है, क्या उन्हें करना चाहिए, तो ये है। दूसरा आर्म्स एम्युनिशंस की सप्लाई, तीसरा मदद यानी भोजन, पानी और कपड़े, बिजली, और उनको यहाँ तक कि वाईफाई तक भी नहीं मिल रहा है, जो इंटरनेट पूरा बंद किया गया, वो दवाइयां, इस सब की मांग किस तरह से किया जाए, किस तरह से इजराइल पर दबाव डाला जाए। और इनके साथ साथ ये भी चल रहा होगा कि यदि 2 स्टेट नेशन की बात हो रही है तो हमें आखिर क्या मिलेगा उसमें। हमास को तो बिल्कुल बाहर करने की बात है, जहां तक इजराइल की बात है, हमास को मानते ही नहीं है। और जहां भी देखे हमास की बात कर रहे हैं, पहला स्टेटमेंट है ये कि टेररिस्ट हमास, और उसके बाद बाकी। यदि हमास हटा दिया तुमने तो गाजा पट्टी में बचा क्या। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गाजा के अंदर जो जनसंहार किया गया है, जो जेनोसाइड किया गया है, वो होलोकास्ट से भी बड़ा हुआ है। पुतिन का यह बयान देना जो है उनके लिए ऐसे कह सकते हैं कि एक मुसीबत बन गया है, क्योंकि पूरा इजराइल और अमेरिका जो है, मीडिया उन पर टूट पड़ा है। यह सही कहा पुतिन ने। यहाँ पे उससे बड़ा संख्या में ना जाए, ठीक है, वहां लाखों मारे गए थे, गैस चैम्बर में यहूदियों को डाला गया था, उस तरह की परिस्थिति ना है। लेकिन आज 21st सेंचुरी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और पूरे विश्व में यूएनओ एक स्टैब्लिश हुआ, आईसीसी, आईसीजे हुआ, बहुत सारे अदर स्टैब्लिशमेंट है, और हर जगह नाम की भी यही थी, नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसके बात कर रहे थे कि हर देश को, हर नेशन को ये स्वतंत्रता है कि वह इंडिपेंडेंट हो या किसी दूसरे देश के साथ जुड़े, राइट टू सिसीड। और उसकी बात खत्म करके आप जिस तरह से जो जनसंहार कर रहे हैं, 25,000 से अधिक लोगों को मार चुके हैं, तो आज के समय में वो तो बड़ा ही भयानक जनसंहार है। यह प्लान्ड है कि वहां पे गाजा पट्टी के निवासियों को, फिलिस्तीन को खत्म करके उस जगह को हम कैप्चर करें। और केवल उन्होंने, पुतिन यही नहीं कहा, इसके अलावा जैसे स्लाव को मारा गया, नॉन इजरायली यानी वहां के जो नॉन यहूदीज को भी जो नरसंहार किया गया, उनको भी वो शामिल करने की बात कर रहे हैं, जिससे इनको आग लगी कि भाई नरसंहार तो हमारा हुआ, हम बेबस है, हम बेचारे, हमें मदद करो। और खुद मार रहे हैं, उसका इशारा नहीं है, उसके तरफ बिल्कुल चुप्पी कि नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप अगर इसे समझेंगे तो भारत से भी जोड़ सकते हैं। अरे देखो, मुझे कह दिया, मुझे चाय वाला कह दिया, मेरी जाति पूछ ली, मेरे माता पिता का नाम पूछ लिया, और उन पर किस किस तरीके के कितने गंभीर इल्जाम, नोटबंदी में कितने लोग मर गए, कोरोना के दौर में कितने लोग मर गए, इस पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। खैर, अगला सवाल जो है वो ये है कि 2023 में चाइना को सबसे ज्यादा जो तेल बेचा है वो रूस ने बेचा है, यानी रूस का तो धंधा बढ़ गया चाइना से दोस्ती करके। रूस का धंधा सही में बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और भारत को ही पूरी तरह बेच रहा है। और चीन का यहाँ पे मतलब साफ है, जहां चीन एक तरफ न्यूट्रल होने का दावा कर रहा है, अमेरिका से भी अपनी संबंध को बरकरार रखे हुए, वेस्टर्न यूरोप और पूरे यूरोप के साथ संबंध रखे हुए, जहां उसकी धंधा पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों में, वहीं पे वह रशिया से भी अपने संबंध को इस हद तक रखे हुए, केवल तेल ही नहीं, बाकी सब चीजों का भी आयात और निर्यात हो रहा है, अपने भी सामान वहां बेच रहा है, जितने भी उसके हैं। अभी तक रूस और चीन से सटे हुए, जैसे तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, ये सब देश थे, इसमें ये लोग रूसी फिनांस कैपिटल को आने नहीं दे रहे थे, सॉरी, चाइनीज पूंजी को नहीं आने दे रहे थे। अब चाइना पूरी तरह से प्रवेश कर रहा है अमेरिका के साथ साथ। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि धंधा रूस हो चाहे चाइना हो, दोनों का बढ़ रहा है और शायद दोनों कोई रणनीति है कि भई एक पैसे के आधार पे बढ़े और एक अपनी जो है हथियारों के आधार पे या कुछ और तरीके से। इसी में एक सवाल आया है, कीव के जो मेयर हैं, यूक्रेन का ये शहर है और यहाँ के जो मेयर हैं उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की ने ना रूस को अधिनायक बनाकर रख दिया है। इतना कहना ही बड़ी बात है। वहां के लोग कह रहे हैं कि यदि तानाशाही है तो तुम आवाज कैसे उठा रहे हो? यह बात बिल्कुल सही है। आज से तकरीबन 4 वर्ष पहले जब ज़ेलेंस्की चुनाव जीत के आए थे, भारी मतों से जीत के आए थे, उनका पूरा रवैया ही नाज़ीवाद पर स्थापित है। जैसे रूसी भाषा पर प्रतिबंध लगाना, रूसी किसी भी तरह के व्यवहार से, रूसी लैंग्वेज के अलावा भी जितने भी उससे रिलेटेड है, चाहे कल्चर हो या उसकी मूर्तियां हो उस समय की, सोवियत समय की, उसको तोड़ना, उसको बर्बाद करना, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, अपने देश में विपक्ष को खत्म करना। कम्युनिस्ट पार्टी पर तो ऑफिशियली बंदिश लगा दिया और अभी उनके खिलाफ कोई विपक्ष है ही नहीं। हालांकि वो खुद चुनाव के लिए अभी तैयार नहीं है, जो इसी साल मई वगैरह में होने वाला है। लेकिन अब विपक्ष है कहाँ? चुनाव ही लड़ेगा तो है कहाँ? सारी जनता तो वहां बाहर हो रखी है और कब्जे में है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब लास्ट में चलते हैं पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे की तरफ। आप कैसे देखते हैं इसको? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां पुतिन विदेशों में नहीं जा रहे हैं, वहां नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के शासक जॉन किम उन जो वहां पहुंचे थे पिछले वर्ष, वह ट्रेन में चले थे, एक आर्मर्ड ट्रेन था और पूरे की पूरे ईस्टर्न रशिया, ईस्ट जिसको कहते हैं ईस्ट रशिया, वहां तक गए थे। और वहां पे उन्होंने 2 चीजों पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूप से देखा किया। एक तो फाइटर प्लेन बनाने के फैक्ट्री और दूसरे स्पेस सैटेलाइट का। और उन्होंने इसमें मदद मांगी। रशिया ने उनको कहा कि हम इसमें मदद करेंगे। इसमें केवल जैसा आपने शुरू में कहा कि अंडर वाटर ड्रोन्स की जहां तक बात है, केवल वही नहीं है, आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो इनकी पहुंच पहले से भी अमेरिका थी, लेकिन वह क्रूज मिसाइल था जो एक तरह से सबसोनिक था। 5 से 6 घंटा लगता था अमेरिका पहुंचने में। यदि वह हाइपरसोनिक को डेवलप करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी तो अलग है, वह तो हो रहा है, सैटेलाइट उनका डेवलप हो रहा है, तब पहुंचने में वहां 1 घंटा से भी कम टाइम लगेगा। यानी उसको इंटरसेप्ट करना, सैटेलाइट्स उसको पकड़ना, इंटरसेप्ट करना और अपने स्पीड के कारण उसको डिस्ट्रॉय करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यह जहां नॉर्थ कोरिया से कहते हैं कि करीब 10 लाख से अधिक अम्युनिशंस आ चुके हैं, यूक्रेनियन सोर्सेस के माध्यम से यदि मैं उसको कोट करूं तो, और वहीं पे उन्होंने मीडियम रेंज के मिसाइल भेजे हैं। वहीं पर नॉर्थ कोरिया ने भी हाल में जापान सी में उसने अपने परीक्षण किए। ये अंडर वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, ये मीडियम रेंज मिसाइल की बात कर रहा हूं। वहां पे यदि रशिया इनको मदद करता है, यदि हाइपरसोनिक मिसाइल आता है, तो अमेरिका के लिए एक बहुत ही घबराहट की बात होगी। और दोनों वहां पे एक दूसरे की जरूरत बन रहे हैं। जी। यानी जहां-जहां जो भी अमेरिका के खिलाफ कुछ कर रहा है, वहां-वहां पर पुतिन खड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। पुतिन बिल्कुल खड़े हैं। बेलोरसिया हो, यहाँ पे आपने नॉर्थ कोरिया यानी डीपीआरके की बात की, ईरान तो है ही है, सीरिया भी है और यदि इराक साथ में आता है कुछ हद तक वहां है। पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस फोर्सेस जिस रूप में जहां भी हो वहां पे है। और अन्य देशों में भी अभी अफ्रीका के 3 देश जहां के मिलिट्री कू के बाद वहां सत्ता में है, उनकी अपनी मिलिट्री गठबंधन हो रही है। जहां फ्रेंच आर्मी को उन्होंने बाहर कर दिया, वहां के भी विदेश मंत्री और वहां के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो भी आए थे और पुतिन से और बाकी लोगों से मुलाकात की और वहां इनकी बात चली कि पूरी तरह से उनको अमेरिका मदद करेगा। यानी अमेरिका का एकमात्र लक्ष्य हो गया है कि अमेरिकी दादागिरी खत्म करें, वो सिंगल मोनोपोली जो है इनका पूरे वर्ल्ड में, उसको कई पोलर में, कई भागों में तोड़े। जी। तो क्या इजराइल फिलिस्तीन जंग इस जो साम्राज्यवाद को अमेरिका के तोड़ने के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रही है क्या सर? यह साबित हो रहा है। कल भी मैंने कहा था, जहां तक हमास की बात है, केवल उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता का ही सवाल नहीं उठाया है, बल्कि पूरे विश्व भर में जो पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करके शुरुआत किया, उसको बहुत बड़ी आग लगाई है और बड़ा एक एक पूरा का पूरा विस्फोट हो चुका है। तो हमास इसके लिए हालांकि नहीं किया था, उसने तो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसका योगदान है जिसमें नॉर्थ कोरिया भी कूद पड़ा है, ईरान भी पूरी तरह से शामिल है और विश्व के बाकी देशों किसे पता नहीं चीन क्यों नहीं सामने सीधे के सीधे आ रहा है, वह क्यों पीछे हट रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अफ्रीकी देशों में और हम बहुत जल्द ही संभवतः यदि सब कुछ सही
तरीके से चला तो हम अमेरिकी दादागिरी को, उसका चाहे यूएस डॉलर हो, चाहे यूएस आर्म ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री हो, या यूएस फाइनेंस कैपिटल हो, या उसके अंडर में जो नाटो फोर्सेज हो, नाटो अंदर जैसे यूरोपियन यूनियन की आपने बात की, ये सब कुछ बिखर रहा है। जी, विश्व गुरु कहाँ है? पूरी दुनिया में इतनी हलचल मची पड़ी है, विश्व गुरु कहाँ है? विश्व गुरु तो आज जो कर रहे हैं वो तो नजर आ रही रहा है। मैंने दिल्ली में ही देखा है, मोटरसाइकिल की रैली चल रही है, दो दो तीन तीन लोग बैठे हुए हैं, बिना हेलमेट के हैं, रेड लाइट का कोई मतलब नहीं है, पुलिस के संरक्षण में है, स्पीड का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई लफड़ा नहीं है, जो जिसको मर्जी है कर रहा है। यदि विश्व गुरु का ही नतीजा है तो साथियों मैं इतना ही कहूंगा कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं और विश्व गुरु नहीं, हम पूरी बर्बादी का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी और समझने वाले को इशारा ही काफ़ी होता है। वैसे आप बहुत बारीकी से तमाम वैश्विक हलचल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और हमारे व्यूअर को काफ़ी पसंद भी आता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। कल भी आपके साथ या फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।